प्रश्न नंबर 1। सपनों के से दिन पाठ पढ़कर आप किन मूल्यों से परिचित होते हैं, अपने विवेक के आधार पर लिखिए। जब पाठ सपनों के से दिन हमने पढ़ा है, जिसमें लेखक जो है अपने बचपन के जो समय का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से स्कूल में जीवन बीता है और किस तरीके से नानी के घर पे उनका जीवन बीता है, और स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो बताया है, नानी के यहाँ का एक्सपीरियंस बताया उन्होंने। ज़्यादातर पक्ष जो है उन्होंने स्कूल के जीवन का रखा है कि किस तरीके से मास्टर्स जो है उनकी वजह से छात्र जो है किस तरीके से डरे और सहमे हैं और स्कूलों से दूर भागते हुए नजर आते हैं। और साथ ही एक तरफ दूसरे मास्टर भी हैं जो उनके हेड मास्टर हैं, जो कि किसी बच्चे की पुरानी पुस्तक लाकर जो है लेखक को देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई जो है आगे बढ़ती है। वरना 1-2 रुपए खर्च करना जो है उस वक्त पढ़ाई पर लोगों को पेट पालने से ज़्यादा जरूरी नहीं लगता था, और इस तरीके से लेखक की पढ़ाई आगे बढ़ती है। और यही सारे एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, लेखक अपने इस पाठ में बताते हैं सपनों के से दिन, जिसके आधार पर हमें ये बताना है कि इसमें हमें पढ़कर क्या कौन से मूल्यों की जानकारी मिलती है। सपनों के से दिन पाठ जो है वो शिक्षा के मूल्य, जीवन में खेल की महत्वता, अनुशासन, अमूल्य बचपन और उनकी शरारतों से संबंधित दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी हमारे जीवन में शिक्षा का कितनी इंपॉर्टेंस है, खेल भी जीवन में जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, और ये जो हमारा बचपन है और उसकी जो शरारतें हैं वो भी बहुत जरूरी है। ये पाठ शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ, यानी कि जिसकी जानकारी ना हो, उन लोगों को शिक्षा के महत्व का पाठ पढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर जीवन में खेलों के महत्व को भी प्रतिपादित करता है। पीटी मास्टर जो है वो अनुशासन, हेडमास्टर को सहृदयता तथा बचपन में पढ़ाई एवं विकास में आने वाली अनेक समस्याओं को इस पाठ में बड़ी ही रोचकता से पिरोया गया है। और पाठ में हमें किस तरीके से पीटी मास्टर जो है अनुशासन का पालन करते हुए दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें डर है, खौफ है, वो स्कूल से भाग रहे हैं। और हेडमास्टर की जो सहृदयता है उसके कारण किसी एक बच्चे की पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ती है। और बचपन में पढ़ाई एवं विकास में आने वाली जो समस्या है, जो लेखक ने शेयर करी है कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब का ही बड़ी ही रोचकता से उन्होंने इसको प्रेजेंटेशन दी है, जो हमें अनेक मानवीय मूल्य प्रदान कर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सुधारने का मौका देते हैं। प्रश्न नंबर 2। बचपन व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। बचपन आपका कैसे बीत रहा है, किस माहौल में बीत रहा है, किसके साथ आपका पीयर ग्रुप क्या है, वो डिपेंड करता है फिर आपके आगे के जीवन में आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। तो इस पाठ में सपनों के से दिन के आधार पर स्पष्ट करना है कि भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी हमारा फ्यूचर अच्छा सेट हो सके, इसके लिए बचपन में किन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। व्यक्तित्व के विकास में बचपन के आचार व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप आगे चल के किस तरीके की पर्सनैलिटी धारण करेंगे, उसके लिए जो है बचपन में आप कैसा व्यवहार, बचपन से ही कैसा व्यवहार जो है अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वो मैटर करता है। अतः अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें समय नियोजन, किसी भी चीज़ का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की भावना, सहनशीलता, पारस्परिक सद्भाव, सामाजिक सहिष्णुता, आत्म अनुशासन, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, समानता तथा शिष्टाचार जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि हम, चाहे हमारी शिक्षा हो, हमारा घर हो, हमारा पड़ोस हो या हमारे दोस्त हो, हम सबके माध्यम से ये कहीं ना कहीं जानते हैं। भले ही हम इस राह पर ना चल रहे हो, अगर हम दूसरी राह पर चल रहे हो, फिर भी हमें पता है कि एक अच्छे जीवन के लिए यही सारी चीज़ें जो है जरूरी होती हैं। प्रश्न नंबर 3 लेंगे। आत्म अनुशासन से छात्रों और किन किन मूल्यों का विकास होता है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। यानी आप सेल्फ जो है यहाँ पर अगर खुद से ही एक अनुशासन बनाकर चल रहे हैं अपने जीवन में, तो इससे हमें कौन कौन से फायदे होंगे, हमारा कौन कौन से मूल्यों का विकास होगा। आत्मानुशासन एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण है। इससे छात्रों में समय का सदुपयोग करने, आज्ञाकारिता, विनम्रता, सहनशीलता, आत्मीयता, प्रेम भाव, स्वभाव, समभाव तथा मिलजुल कर कार्य करने एवं रहने की भावना जैसे अनेक मूल्यों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 4। खेल किस प्रकार आपसी सद्भाव का उत्तम साधन हो सकता है। आप जब बच्चों के साथ खेलते हैं, एक ग्रुप के साथ खेलते हैं, तो खेलने की वजह से कौन कौन सी चीज़ों का जो है विकास होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर, ये पाठ के आधार पर हमें बताना है। खेल जो है आपसी सद्भाव का उत्तम साधन है। यानी आपस में मेलजोल कैसे बना के रखना है, कैसे लोगों से पेश आना है, किस तरह की सारी चीज़ सीखते हैं आप कहीं ना कहीं खेल में जुड़े रहने से। क्योंकि खेल से आपसी भाईचारा, खेल के विभिन्न नियमों से अनुशासन, सहनशीलता आती है, और सबके विचारों एवं भावनाओं का आदर करना, अनेकता में एकता तथा सद्व्यवहार जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं।
होते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि जब खेलेंगे तो आपका जो ग्रुप होगा उससे भाईचारा आएगा आप में। जब खेल के नियम होंगे उससे हमें अनुशासन मिलेगा। सहनशीलता कैसे होगी? जीत होगी तो खुशी मिलेगी और हार होगी तो सहना आना आएगा आपको कि नेक्स्ट टाइम हमें जीतना है, लेकिन इस वक्त अगर हार मिल गई है तो सहन करना सीखोगे आप। विचारों के भाव एवं भावनाओं का आदर करना सीखोगे और अनेकता में एकता जैसे व्यवहार जो है सीखने को मिलेंगे। खेल कभी भी अकेला नहीं खेला जाता, खेल खेलने के लिए सहयोगी की आवश्यकता ही होती है, अतः मन में सहयोग भावना का भी उदय होता है इसके जरिए। प्रश्न नंबर 5 लेंगे। पाठ सपनों के से दिन के आधार पर बताइए कि हेडमास्टर साहब के व्यक्तित्व से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। यानी जो हेडमास्टर साहब जो पाठ में जिनकी चर्चा की गई है उनसे हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। सपनों के से दिन पाठ के हेडमास्टर साहब के व्यक्तित्व से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। हेडमास्टर साहब का स्वभाव जो है बहुत ही कोमल था और वे बच्चों से प्यार करते थे। उनमें परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। अतः हेडमास्टर साहब के व्यक्तित्व से हमें परोपकारी, सहृदयता, मानवता, छात्रों एवं बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार, प्रोत्साहन, दूसरों को हर संभव सहायता देने जैसे व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 6। सपनों के इस दिन पाठ के स्मृति में बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अपने विवेक के आधार पर लिखिए। ये जो पाठ है इसमें जो स्मृति बनी रहती है जिसके आधार पर लेखक जो है अपनी यादें जो है शेयर कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? इस पाठ के इसमें स्मृति में बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें विद्यार्थी जीवन का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी जीवन को जीवन का सुनहरा और महत्वपूर्ण अंश माना जाता है और जीवन की इसी अवधि में भावी यानी फ्यूचर जीवन की जो नींव रखी जाती है। इसी समय में बच्चों का कोमल मन पुस्तकीय ज्ञान को समझकर उसे जीवन में ढालने और क्रियान्वित करने की शिक्षा ग्रहण करता है। लेखक अपने जीवन के उस काल को याद करते हुए बताता है कि उसके कोमल मन में हेडमास्टर साहब के लिए कोमल व्यवहार की अमिट छाप है जिसे मिटाया नहीं जा सकता कभी। अपने अनुभव से हम जानते हैं कि दयालु और सद्भाव से संपन्न अध्यापक हमें हमेशा याद रहते हैं। उनकी शिक्षाओं को हम कभी भी भूल नहीं पाते। और आप सबकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप अपने किसी फेवरेट टीचर को याद रखेंगे क्योंकि उनका कोई ऐसा व्यवहार होगा जो आपको हमेशा याद रहता है। प्रश्न नंबर 7। शिक्षा काल में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। प्रायः हर विषय की कोई ना कोई किताब पढ़नी ही होती है। इस पढ़े हुए किताबों में से बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं रहता और बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक बार पढ़ लेने के बाद हमेशा हमारी स्मृति में बस जाता है। प्रस्तुत आत्मकथांश को आप किस कोटि में रखेंगे और क्यों? ये सबके साथ होता है कि आप अपने एजुकेशन लाइफ में बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है आपने, कुछ चीज़ें याद रह जाती है और कुछ नहीं रह जाती। उसके आधार पर हमें जो है अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर रखने हैं कि हम इस एक्सपीरियंस को किस कोटि में रखेंगे और क्यों। शिक्षा काल में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। प्रायः हर विषय की कोई ना कोई किताब पढ़नी होती है और इसे पढ़कर जो है हम बहुत कुछ ऐसा हमारे साथ होता है कि जो पूरी कोशिश के बावजूद भी हम याद नहीं रख पाते और बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक बार पढ़ लेने के बाद हमेशा हमारी स्मृति में बस जाता है। प्रस्तुत जो आत्मकथांश है उसको दूसरी कोटि में रखा जा सकता है जिसे पढ़ने के बाद भुला पाना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है, क्योंकि ये कहानी प्रत्येक बच्चे के बचपन की स्मृतियों से जुड़ी प्रतीत होती है। हर किसी को ये चीज़ें याद रहती है जो लेखक ने यहाँ पे शेयर की है। ये कहानी बताती है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान होते हैं। जैसा कि पाठ में बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ऐसा चाहते हैं कि वह बच्चे स्कूल ना जाए बल्कि मजदूरी करे जिससे घर में कुछ पैसा आएगा और खाना उनका हो पाएगा, उनका पेट पलेगा। ऐसे लोग न केवल खुद अनपढ़ रहे बल्कि उनके कारण उनके परिवार की भावी पीढ़ियां भी जो है निरक्षर रह जाती हैं। परंतु अब हमें सचेत होना होगा। हमें पाठ से सबक लेते हुए अपनी शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। प्रश्न नंबर 8। सपनों के इसी दिन पाठ के आधार पर हेडमास्टर साहब की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। किस तरह वे क्यों आपको प्रभावित करते हैं और क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। यानी हेडमास्टर साहब का जो आप कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है वो किस हद तक जो है आपको अट्रैक्ट करता है, यानी कि आपको उससे जो है हेडमास्टर इस तरीके की टीचर जो है मिले, इस तरीके की आप आशा करेंगे। सपनों से कैसे दिन जो पाठ है इसमें विद्यालय के जो प्राचार्य यानी कि हेडमास्टर साहब हैं उनकी कई विशेषताएं हैं। उनमें प्रमुख थी उनका स्वभाव से हेडमास्टर साहब बहुत ही कोमल थे। वे बच्चों या किसी पर भी हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर पाते थे। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। बच्चों के लिए सद्भाव और दया उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। बच्चों से वे बेहद प्यार करते थे। बच्चों को मारना पीटना उनके उसूलों के खिलाफ था। वे बच्चों को प्यार से पढ़ाने के हिमायती थे। और आप यहीं पर कनेक्ट करेंगे कि हमने जब टोपी शुक्ला जो पाठ पढ़ा है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो टीचर है किस तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं। अगर टोपी जो है अगर एक कक्षा में किसी भी कारणवश
फेल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बच्चा मंदबुद्धि है या वो चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाता इसकी वजह से ही फेल हो रहा है। उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर वो सच्ची में ही मंदबुद्धि है या फिर चीज़ें नहीं कैच कर पाता है इतनी जल्दी, तो भी टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो उसको प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, जिससे कि वो आगे बढ़े और उस कक्षा को पास करके आगे बढ़ सके, ना कि ह्यूमिलिएट कर सके। और इस तरीके से जो सहपाठी होते हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिलती है, वो और भी बच्चों को छेड़ते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हेडमास्टर जो हैं वो जिस तरीके से बच्चों को पसंद करते हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का जो है वो गलत बात वो नहीं सह सकते। वो कहीं ना कहीं हेडमास्टर में ऐसी जो है, हेडमास्टर हो या हमारे अपने टीचर हो, उनमें ये खूबी होनी चाहिए जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, वो अपना आइडल मानते हैं उनको। फिर इस तरीके से डांट फटकार, मारपीट तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक यातनाओं को वे बच्चों के लिए हानिकारक मानते थे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर हेडमास्टर साहब जो है काफ़ी प्रभावित करते हैं। उनका स्वभाव, उनकी विद्वता एवं बच्चों के प्रति उनका जो लगाव है वो अविस्मरणीय है, भुला ना पाने, हम उसको भूल नहीं सकते। मैं भी अपने जीवन में हेडमास्टर साहब के आदर्शों, सद्भाव, दया तथा बच्चों के प्रति प्यार को ही अपनाना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 9, मास्टर प्रीतमचंद छात्रों की गलतियों पर उन्हें कड़ी सजा देते थे। क्या छात्रों को उनकी गलती पर सजा देना गलत है? आपके उत्तर के समर्थन में, अपने उत्तर के समर्थन में अपना विचार दीजिए। छात्रों को उनकी गलतियों पर सजा देना गलत नहीं, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए, परंतु मास्टर प्रीतमचंद का छात्रों को सजा देने का जो ढंग था वो बहुत ही क्रूर था, गलत था, बहुत ही सख्त था। यानी पनिशमेंट होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को आगे सीख मिल सके कि उन्हें नहीं, इन सब गलत कामों में नहीं पड़ना है। लेकिन वो पनिशमेंट क्रूर नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। वे ठीक से खड़े ना होने वाले छात्रों को घुड़कियाँ देते थे, डंडे मारते थे। कोई छात्र इधर उधर जरा सा हिल जाता तो वे उस पर बाज की तरह टूट पड़ते और खाल खींचने वाले मुहावरों को सिद्ध करके दिखा देते हैं। वे बच्चों को मुर्गा बनवा देते, अर्थात वे किसी न किसी तरह छात्रों को भयभीत करके रखते थे। वे सर्वथा अनुचित थे, अनुचित था, यानी कि ये सर्वथा हमेशा से ही गलत रहेगा। बच्चों में अनुशासन और पढ़ाई की आदत डालने के लिए उन्हें शारीरिक नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक सजा देनी चाहिए, जिसमें उन्हें समझा बुझाकर, पुरस्कार आदि देकर पढ़ने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, प्रायः अभिभावक, पेरेंट्स यानी जो कि बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा वो कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, खेलने कूदने में ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करने की सलाह देते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या उनकी सलाह किस हद तक ये उचित है। ऐसे अभिभावक जो बच्चों को खेल से दूर रहने की सलाह देते हैं उनसे मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि बच्चों को शारीरिक विकास की उतनी ही जरूरत है जितना कि मानसिक विकास की, और जो खेल कूद है वो बच्चों में इन सब चीज़ों में सहायता करती है, लेकिन एक लिमिट में रहकर। मेरे विचार से खेल कूद का जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, स्वामी विवेकानंद ने भी अपने देश में के नवयुवकों से कहा था कि मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी ये सलाह है, गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। इस कथन से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है खेल। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य की खेलों में रुचि स्वाभाविक है, इसी कारण बच्चे जो है खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। पी सायरन ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य जो है एवं अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर को बल, मांसपेशियों को उभार, भूख की तीव्रता, आलस्यहीनता तथा मलादि की शुद्धता प्राप्त होती है। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत लगती है। जीवन की जय पराजय को आनंदपूर्ण ढंग से लेने की महत्वपूर्ण आदत खेल खेलने से ही आती है। खेल हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं। खिलाड़ी हो अथवा खेल प्रेमी, दोनों को खेल के मैदान में एक अपूर्व आनंद मिलता ही है। अभिभावक खेलों में समय लगाने को बेकार मानते हैं, चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें। उन्हें लगता है खेलने से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब आपके पास एक टाइम टेबल ना हो, टाइम लिमिट्स ना हो, आप सिर्फ खेलते ही जा रहे हैं और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपका एक अनुशासन होना चाहिए, इससे वे उन्नति नहीं कर पाएंगे। अतः मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि बच्चे जो हैं वो अभिभावकों की भावना का ध्यान तो रखें, पर अपनी दिनचर्या को इस प्रकार सुनियोजित करें कि वे खेलों के कारण पढ़ाई में बाधा न पड़े, बल्कि खेलों से जो आनंद और शक्ति मिलती है उसे पढ़ाई में लगाएं। दिन भर खेलते रहने की बजाय खेल और पढ़ाई का संतुलन बनाएं। प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे तक खेलें। छुट्टियों में कभी कभी अधिक भी खेल सकते हैं आप।
प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में बताई गई जो युक्तियां हैं और वर्तमान में जो मान्यता है उसमें क्या फर्क है? आपके विचार में कौन सी युक्ति जो है वो श्रेष्ठ है और क्यों? यानी कि पहले जिस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी और आज के टाइम में जो स्कूलों में पनिशमेंट दी जाती है उसमें क्या फ़र्क है? प्राय विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत अवस्था में रखा जाता है। पाठ में वर्णित विद्यालय में विद्यार्थी विशेषकर पीटी मास्टर से बहुत डरते थे क्योंकि वो उन्हें काफ़ी पीटते एवं डांटते थे। पाठ ना याद कर लाने की स्थिति में विद्यार्थियों को मुर्गा बनाते थे। इससे बच्चों की टांगों में दर्द एवं जलन होने की शिकायत होने लगती थी। सजा का यह ढंग जो है बर्बरतापूर्ण था, बहुत ही गलत था। वर्तमान काल में बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता बल्कि अध्यापकों को बच्चों के मनोविज्ञान यानी उनके मन का विज्ञान जो है उसे समझाया जाता है, जिससे कि जो शिक्षक है वो समझ सके कि उनको जब उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो उसकी मनोविज्ञान जो है टीचर्स को समझाया जाता है, जिससे कि वो बच्चों के मन के विज्ञान को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मेरे विचार से वर्तमान में अपनाई गई वैज्ञानिक युक्ति जो है पूर्व की व्यवस्था से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके तहत छात्रों की रुचि जो है किस दिशा में उसका अध्ययन किया जाता है एवं उनके रुचि के अनुसार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। फलस्वरूप छात्र जो है इच्छानुरूप विषय मिलने के कारण अपने शिक्षण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देते हैं और नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हैं। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। लेखक के बचपन के मित्रों के विषय में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? बचपन में लेखक के साथ खेलने वाले जो अधिकतर साथी हैं उनके जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। उन सभी की आदतें भी कुछ जो है मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे और जो कभी गए थे पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता लेकर तालाब में फेंक आते थे और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। जहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते कि मास्टर जी हमें इससे क्या तहसीलदार बन लगवाना है, जो थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से इसको ये पढ़वा कर जो है दुकान पर बहियाँ लिखवाना लिखने लगा देंगे। यानी कि माँ बाप का ये सोचना है कि जो बच्चे हैं उन पर पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा है, कौन सा हमें उन्हें तहसीलदार बनवाना है। इससे अच्छा है कि वो पंडित से जो है पंडित के यहाँ जो है बहिया लिखवाने का काम सिखवा देंगे और वो उसी से कमाएंगे और जिससे घर का खर्चा चलेगा। प्रश्न नंबर 13। बचपन में लेखक के फूलों से संबंधित जो अनुभव है उनका वर्णन कीजिए। बचपन में हरी घास और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। लेखक ने यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। आधी शती 50 साल, परंतु उन्हें आज तक याद है। याद रहने का कारण यह है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ कर के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध से सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक तथा उसके साथी जो है वो चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ भी लिया करते थे। परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते थे। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या स्कूल से बाहर आते ही उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। और ये सबके साथ होता है जो लेखक ने शेयर किया है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यारियाँ लगी होती हैं और उसके बाद बच्चे जो है फूल पसंद होने की वजह से उन्हें तोड़ते हैं, सूंघते हैं, फिर फेंक देते हैं, अपनी जेबों में रख लेते हैं और फिर बाद में माएँ जो है उसे धोते वक्त निकाल कर फेंक देती हैं। प्रश्न नंबर 14। लेखक और उसके साथी अपना बहादुर नेता किसे मानते थे? पाठ के आधार पर उसका वर्णन कीजिए। लेखक और उनके साथी जो है बहादुर नेता किसे मानते थे? एक जो उनमें उस ग्रुप में एक बच्चा था जो कि बहुत बहादुर था, जिसके चर्चे थे। लेखक और उसके साथी जो है ओमा को अपना बहुत बहादुर नेता मानते थे। पाठ में उसके संबंध में बताया गया कि उसकी बातें जो है और गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो बहुत ही अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर था, उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता है जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया गया हो। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं बल्कि सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दोगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी जो है पीड़ा से चिल्लाने लगते थे। हमें डर लगता किसी की छाती की पसली भी ना तोड़ डाले। तो बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए लेखक ने जो है अपनी स्टोरी जो है ये सुनाई अपने बचपन की, जहाँ स्कूल के दिनों की, जो हर बच्चा जो है इसको पढ़कर बड़ी आसानी से कनेक्ट करेगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, ऐसी स्टोरी नहीं है, ना तो कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि आप समझ ना पाए। पाठ अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, आप अपने आंसर में लिख पाएंगे इसे।
प्रश्न नंबर 15, लेखक व उसके सहपाठियों को किन स्थितियों में स्कूल अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों में तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। जब विद्यार्थी गलती ना करते तो वे अपनी चमकीली आंखों हल्के से झपकाते और कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। और उनकी इस एक शाबाश ऐसे लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडों यानी कि गुड जब टीचर्स दे देते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये अधिक मूल्यवान लगने लगते। कभी ऐसा भी लगता है कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के अनुशासन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। यानी कि एक बार पीटी मास्टर से अगर आप शाबाशी ले ले तो वो लाख शाबाशियों से ज़्यादा प्रिय लगती थी, क्योंकि बहुत ही सख्त थे, बच्चे उनसे डरते थे। और इस तरीके से जब स्काउटिंग कराई जाती थी तब जो है पीटी सर जो है उनको बहुत ही प्यार से पेश आते। प्रश्न नंबर 16, लेखक को बचपन में पुरानी पुस्तकों से ही क्यों पढ़ना पड़ा? हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वह धनाढ्य यानी अमीर थे। उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा होने के कारण एक श्रेणी आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते और लेखक उन्हीं पुरानी पुस्तकों से पढ़ता, क्योंकि लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं थी और 1 से 2 रुपया जो है उस पर खर्च करना जो है उनको वाजिब भी नहीं लगता। और इस तरीके से हेडमास्टर साहब जो है वो लेखक की मदद करते, उनकी पुस्तकों को लाकर लेखक को मिलती और जिससे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ पाती। प्रश्न नंबर 17, सपनों के दिन कहानी में मुख्य रूप से क्या स्पष्ट किया गया है? शिक्षा काल में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। प्राय हर विषय की कोई ना कोई किताब पढ़नी होती है और इस पढ़े हुए से बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं रहता, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक बार पढ़ लो आप तो सारी ज़िंदगी आपको याद रहता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आप सारी ज़िंदगी याद रखते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है और आप बहुत इंटरेस्टिंगली उसे पढ़ लिए होते हैं। प्रस्तुत आत्मकथांश जो है उस दूसरी कोटि में रखा जा सकता है जिसे पढ़ने के बाद भुला पाना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। ये कहानी बताती है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, और ऐसे लोग न केवल खुद अनपढ़ रहे बल्कि उनके कारण उनके परिवार की जो भावी पीढ़ियां यानी कि फ्यूचर की आने वाली जो पीढ़ियां वो भी निरक्षर रह जाती हैं। प्रश्न नंबर 18, लेखक और उनके साथी जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताते थे? उस समय स्कूलों में वर्ष के आरंभ में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू जाया करती थी। लेखक को अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो ये कि वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क, पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करता। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी जी से जो जी आता मांग कर खाने लगते। नानी लेखक के बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश रहती लेखक से, अपने पोतों को लेखक की तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी लेखक जो है अपने घर से थोड़ा बाहर चले जाते, कपड़े उतार नदी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भाग किसी ऊंची जगह से फिर तालाब में छलांग लगा लेते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5 से 10 बार शायद करते या फिर 15 से 20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों वो, तैराक यानी स्विमर। परंतु 1-2 को छोड़ लेखक के किसी भी साथी को तैरना ही नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो पूरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते थे। और ये जो है एक्सपीरियंस लेखक ने शेयर किया है, हर बच्चे के साथ है। सब अपनी नानी के यहाँ जाते हैं और नानी इसी तरीके से प्यार करते हैं और उनको वहाँ से आने का मन नहीं करता है, और इसी तरीके के एक्सपीरियंस हर बच्चे के साथ, ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होता है। प्रश्न नंबर 19, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए क्या क्या उपाय करते थे? जो अंग्रेज थे वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती कर सके इसके लिए वो क्या उपाय करते थे? दूसरे विश्व युद्ध के समय लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए सब कुछ अफसर गांव जो है, जब कुछ अफसर जो हैं गांव कस्बों में आते, फिर उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगा के लोगों को फौज के सुख और आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित करते। फिर उनका गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे कुछ अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी जो है बूट पहने गाया करते थे कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे।
अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। यानी इस कविता के माध्यम से वो गांव और कस्बों के लोगों को प्रेरित करते थे कि तुम ये रंगरूट में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे जीवन जो है सुधर जाएगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा इसमें। और तरह तरह के लालच जो दिलाते थे, और ये भी बोलते थे कि इन फटे पुराने कपड़ों से भी उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, वहाँ पर सूट बूट देखने को मिलेंगे, जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा। बहादुरी के चर्चे सुनाया करते। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान जो है भर्ती के लिए तैयार भी हो जाते। और इस संबंध में लेखक ने बताया कि कभी कभी वो हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं है। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम भी फौजी हैं। यानी जब पीटी सर जो है स्काउटिंग कराते थे तब वो भी ऐसा फील करते थे कि वो भी जो है एक अच्छे फौजी हैं। और जब वो शाबाशी देते तो उनको लगता कि फौज में उन्होंने कई तमगे जो है प्राप्त कर लिए। प्रश्न नंबर 20, सपनों के से दिन कहानीकार गुरदयाल सिंह का संक्षिप्त परिचय देना है हमें। पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। फिर 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक भी रहे। पहली कहानी उन्होंने 1957 में पंच दरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई उनकी। जब कॉलेज में वो प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिल गया उन्हें, और अंततः विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका बचपन कीलों और हथौड़ों से बीता है, कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा। जब वो 1954 से 1970 के बीच में स्कूल में टीचर हुए, फिर उसके बाद उनकी पहली कहानी भी निकली, फिर वो कॉलेज में भी एक लेक्चरार हुए, और फिर उन्होंने अपने ही उपन्यास वहाँ पर उनको बच्चों को पढ़ाए, और फिर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश से थे। भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन करते हैं। खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। पंजाबी भाषा में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया गुरदयाल सिंह जी को, और उनको अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की है। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह को कहा जा रहा है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है, यानी 10 संग्रह है जिसके अंदर और भी कई कहानियां हैं। एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, यहाँ पे भी एकांकी संग्रह की बात हो रही है, वो एक बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, साँझ सवेरे, और जो कि आत्मकथा है साँझ सवेरे, और क्या जानूं मैं कौन। ये सारी उनकी रचनाएं हैं। और इस तरीके से सपनों के से दिन पाठ के आधार पर जो भी इस पाठ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस किए हैं आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए, ऐसे ही पढ़ते रहे, चैनल के साथ यूं ही बने रहें और भी वीडियोज़ यूं ही पाते रहें, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब